जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों हम लोग लगातार आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, लेकिन आज हम लोग जीके जिसके पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिससे आपको ये भी पता चलता है कि आपका एग्जाम में लेवल क्या रहने वाला है। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करेंगे आज के प्रैक्टिस सेट से। प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग जीके जिसके 50 जो क्वेश्चन आपके आते हैं आरपीएफ कांस्टेबल आरपीएफ एसआई में, इनको करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी को शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों पूरे क्वेश्चन आप लास्ट में ज़रूर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा आप 50 में से, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन कह रहा है भारत एक गणतंत्र है, इसका गणतंत्र का मतलब क्या होता है। देखो राजा या रानी होती है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता, और वंशज तो बिल्कुल नहीं होता। जैसे ब्रिटेन में देखने को मिलता है, ब्रिटेन में तो ब्रिटेन जैसा शासन हमारे यहाँ नहीं है, तो ब्रिटेन में हमें वंशज देखने को मिलता है, ऐसा शासन हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो भैया राजा रानी का शासन नहीं। राज्य का उसके प्रमुख जो होते हैं उनके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुनाव हो जाता है। एक होता है दोस्तों चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और एक होता है परोक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप में जहाँ जनता सीधे शासन, जनता क्या होता है सीधे चुनाव करती है। परोक्ष रूप क्या होता है जहाँ पर जनता के द्वारा चुने हुए लोग शासन करते हैं। तो आपने देखा राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, जनता के द्वारा चुने गए लोग उसको चुनते हैं, यानी कि परोक्ष शासन के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। भारत क्या है, एक स्वतंत्र गणतंत्र राज्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारतीय संविधान को लागू होने के समय इसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ पूर्णतः, तो इसमें कितने अनुच्छेद थे आप सभी को पता होना है। 395 इसमें अनुच्छेद थे, 8 दोस्तों अनुसूचियाँ थी और 22 भाग इसमें रखे गए थे। ये बात आप सभी को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित किया गया है। गणतंत्र किसको सूचित करता है, जैसे इसमें भी शब्द लिए। देखो प्रस्तावना की अगर मैं बात करता हूँ, वैसे कई बार मैंने प्रस्तावना के बारे में बताया, आप सभी को पता है प्रस्तावना जो है वो अमेरिका से ली गई है। कहाँ से दोस्तों, अमेरिका से प्रस्तावना को हमने लिया है। लेकिन इसको अगर प्रस्तावना की भाषा की बात करते हैं, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, तो क्या बोलेंगे जो प्रस्तावना की भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। कहाँ से दोस्तों ली है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ये भी बात आप सभी को पता होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा प्रस्तावना कौन लाया था, तो आप सभी को पता है 13 जनवरी 1946 को। कौन दोस्तों, 13 जनवरी 1946 को प्रस्तावना संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू लाए थे। ये भी बात आप सभी को पता होनी चाहिए और उम्मीद है ये सब पता होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन का राइट है कि देश का प्रधान वंशागत होता है। तो देखो आपने देखा देश का प्रधान जो होते हैं वंशागत तो बिल्कुल नहीं होता हमारे गणतंत्र में। गणतंत्र का मतलब ही होता है कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि होगा। क्या होगा, निर्वाचित होगा। हालांकि निर्वाचन उसका कैसे भी हो, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन निर्वाचन उसका होगा, ठीक है। तो राइट आंसर सी होगा। जैसे प्रधान राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है। तो ये क्वेश्चन आपको रटा होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, ठीक है। तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। कौन थे दोस्तों, जाकिर हुसैन। अगर मैं जाकिर हुसैन की बात करता हूँ जो हमारे कौन से तीसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है। उनके निधन के बाद न्यायमूर्ति जो एम हिदायतुल्ला थे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे, जाकिर हुसैन की जगह पर एम हिदायतुल्ला। कौन दोस्तों, एम हिदायतुल्ला जो थे, हिदायतुल्ला वो क्या बने थे, एम हिदायतुल्ला जो थे वो बने थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आप राइटिंग पर कम फोकस कीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया। हालांकि थोड़ा पुराना क्वेश्चन हो सकता है ये आपके लिए, लेकिन याद रखेंगे जुलाई 2018 में इस विधेयक को संसद द्वारा पारित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये वित्त मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को पता होगा, इनमें से किसने कह रहा है संसद का सामना नहीं किया था। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चौधरी चरण सिंह ने संसद का सामना नहीं किया था। इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो 1979 से 1980 तक इनका कार्यकाल रहा। अगर मैं दिनांक की बात करता हूं तो जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक इनका ज़्यादा लंबा नहीं कार्यकाल रहा, लेकिन चरण सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। कौन से दोस्तों, 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल इन्होंने संभाला था। ये भी बात आपको रटी होनी चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान को वर्णन मिलता है। देखिए आपातकाल की अगर हम चर्चा देखें भारतीय संविधान में, आप सभी को पता होना चाहिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 से 360 तक, अनुच्छेद 352 से 360 तक हमें आपातकाल की चर्चा देखने को मिलती है। और आपात हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात की चर्चा की है, ठीक है। 3 प्रकार, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय शासन और वित्तीय आपात, ठीक है। और जो वित्तीय आपात होता है वो अनुच्छेद 360 में हमें देखने को वित्तीय आपात मिलता है, जो कि अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगाया गया है, ठीक है। ये बात आप सभी को याद रखनी चाहिए। और लगाए कौन कौन, वित्तीय आपात जो है वो राष्ट्रपति के
शासन राष्ट्रपति जो होता है उसके पूरी शक्ति होती है। अच्छा, बाकी के अनुच्छेद की बात करते हैं। 148 आप सभी को उम्मीद है पता होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसमें होता है, जिसे हम लोग CAG बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 143 की बात करते हैं तो ये भी आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट वो परामर्श लेता है किससे? राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेते हैं। वो कितने हैं? 143 में। अनुच्छेद 72 की बात करते हैं, इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की बात करता है। किसकी दोस्तों? क्षमादान शक्ति की बात, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों के बोलने का अधिकार होता है? संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा ये अधिकारी ऐसा है, इसका वर्णन की बात करते हैं, अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन मिलता है, जिसे हम लोग महान्यायवादी के नाम से, अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन मिलता है और अनुच्छेद 76 के द्वारा, और अगर इसके बोलने, देखिए बोलने का अधिकार भी होता है, इसे बोलने का अधिकार है, और मतलब ये संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन दोस्तों ये वोट नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, महाधिवक्ता क्या होता है? इसे एडवोकेट जनरल बोला जाता है। जिस प्रकार दोस्तों केंद्र में किसकी शक्ति होती है? महान्यायवादी की, उसी तरीके से राज्य में किसकी दोस्तों? अगर राज्य की बात करते हैं तो महाधिवक्ता की होती है। अच्छा, महाधिवक्ता के आर्टिकल बहुत फेमस है, 165 आपको याद रखना। ठीक है, अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के पद की चर्चा की गई है। क्लियर है? आपको उम्मीद है ये बात आपको रटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की बात करता है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो इसके अनुसार अगर ऑप्शन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना थी 22 दिसंबर, कब दोस्तों? 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर 1953 में की गई थी। 1953 में 22 दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता किसकी थी दोस्तों? फजल अली। क्या नाम इनका हो जाएगा? फजल अली की अध्यक्षता में इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है, फजल अली की अध्यक्षता में इनकी स्थापना हुई थी, और इसमें 3 और सदस्य शामिल थे, मतलब 2 और, मतलब फजल अली थे, एक तो फजल अली हो गए, दूसरे कौन थे? हरदनाथ कुंजरू और एक KM पडिक्कर। ठीक है, हरदनाथ कुंजरू और KM पडिक्कर, इन तीनों लोगों की बात याद रखना है। 1955 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी, ये भी बात याद रखेंगे। रिपोर्ट कब दी? तो 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, याद रखेंगे। फिर 1956 में 7वें संविधान संशोधन के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग लागू हुआ था। क्वेश्चन कह रहा है आकाशगंगा की निकटतम स्पाइल गैलेक्सी कौन सी? जो आकाशगंगा है उसके निकटतम सबसे जो स्पाइल गैलेक्सी है उसे क्या बोला जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह का नाम रोमन देवी के नाम पर रखा गया? किस ग्रह का नाम रोमन देवी के नाम पर रखा गया? क्वेश्चन का राइट आंसर देखो, शुक्र ग्रह। राइट आंसर क्या होगा? शुक्र ग्रह, या सूर्य से दूसरा सबसे नज़दीकी ग्रह होता है। इस ग्रह का नाम प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पर दोस्तों शुक्र रखा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा बी, शुक्र का नाम रोमन देवी के नाम पर रखा गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा निम्नलिखित में से कौन? देखो अक्षांश की बात करते हैं तो आपको पता होगा, अगर हम ग्लोब की बात करते हैं, ग्लोब की, देखो ग्लोब किस टाइप का होता है, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। ये देखिए, देखो ग्लोब की अगर मैं बात करता हूँ तो ग्लोब जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, मतलब ये ज़्यादा बन गया है, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से ग्लोब होता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी रेखा इस तरीके से होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा। ठीक है, तो सबसे लंबी रेखा भूमध्य रेखा होती है, जिसे 0 डिग्री रेखा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की खारे पानी की झीलों में से एक है? अब खारे पानी की झीलों में से एक पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? खारे पानी, तो मृत सागर हो जाएगा। मृत सागर जो है विश्व की खारे पानी में तुर्की की, देखिए तुर्की की जो वान झील है वो भी आती है। ठीक है, याद रखें, तुर्की की वान झील भी आती है, लेकिन अगर आपसे मृत सागर जो है इसका दूसरा स्थान है। ठीक है, दूसरा स्थान किसका? मृत सागर का। लेकिन क्या है दोस्तों, वान झील जो है तुर्की की, उसका प्रथम स्थान है वान झील, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए आपको मृत सागर लगाना है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अच्छा, सबसे बड़ी, अगर जैसे कैस्पियन सागर जो है वो सबसे बड़ी झील है, क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी झील कौन सी? कैस्पियन सागर। ठीक है, और ये कहाँ पर पड़ती है? ये दोस्तों एशिया और यूरोप की सीमा पर पड़ती है। ठीक है, एशिया और यूरोप की सीमा पर पड़ती है, ये भी बात आप सभी को याद रखनी है। अच्छा, अगर सबसे गहरी झील पूछी जाए तो क्या बोलेंगे? सबसे गहरी अगर पूछी जाती है तो वो भी आपको याद रखनी है दोस्तों, वो बैकाल झील हो जाएगी। और बैकाल झील दोस्तों साइबेरिया के मैदान में आपको रूस में देखने को मिलती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ठीक है दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस मेरे देखे होंगे तो आपको पता होगा कि बहुत टफ क्वेश्चन आपके जीएस में नहीं पूछे जाते, लेकिन हाँ थोड़ा आपको तैयारी करनी पड़ेगी। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट जो बिंदु हो जाएगा वो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो आपके अंडमान निकोबार में सबसे दक्षिण में जो निकोबार द्वीप समूह आता है वहाँ पर पड़ता है। ठीक है, इस बिंदु को पहले पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता था, ये भी बात आप सभी को उम्मीद है पता होगी। राइट आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखो कैलाश, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कैलाश पर्वत
किस क्षेत्र में स्थित, तो राइट आंसर क्या होगा, तिब्बत होगा। ये तिब्बत में आपको पड़ता है। लेकिन अगर वो हिमालय के रूप में पूछ दे कि हिमालय में किस स्थान पर, हिमालय में जैसे हिमालय के जो है, हिमालय के कई विस्तार हैं, जैसे ट्रांस हिमालय है, मेन हिमालय है, मध्य हिमालय है, शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो हिमालय में दोस्तों जो आता है वो ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका दोस्तों, ट्रांस हिमालय का भाग आता है, याद रखें। किसका दोस्तों, ट्रांस हिमालय का भाग है कौन, कैलाश पर्वत, ठीक है, याद रखेंगे। उम्मीद है सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कह रहा क्वेश्चन, इनमें से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल पूछा। देखो ब्रह्मपुत्र का अगर उद्गम स्थल पूछा जाता है तो राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को पता है मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं तो इसको अलग अलग नामों से जाना है। जैसे ब्रह्मपुत्र जो इसका नाम पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है, वो असम में इसका नाम क्या पड़ता है, असम में इसका ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है। असम में क्या पड़ता है, इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी पता होगा, अगर ये बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, तो इसे जमुना बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जमुना बोला जाता है। और गंगा नदी को पद्मा बोला जाता है, ठीक है, याद रखें। इसको क्या बोला, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ठीक है। तो वर्गीस कुरियन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, वर्गीस कुरियन। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा है कि वर्गीस कुरियन कहाँ के रहने वाले, किस राज्य के, तो ये केरल राज्य के रहने वाले हैं। 1921 में इनका जन्म हुआ था। याद रखें, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये श्वेत क्रांति जो दूध उत्पादन से संबंधित थी, श्वेत क्रांति के जनक हैं, ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक हैं, याद रखेंगे, ठीक है। और इसलिए इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 यानी कि NH 48 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दिल्ली से चेन्नई तक पड़ता है। कहाँ से दोस्तों, दिल्ली से चेन्नई तक देखने को मिलता है, ठीक है। भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरता है, कितने, 7 राज्यों से होकर जाता है। क्लियर है इतनी बात, उम्मीद है आप सभी को पता होगी। अगर लंबाई की बात करते हैं 2807 किलोमीटर, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि दिल्ली से चेन्नई जाता है और 7 राज्यों में पड़ता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। बोधिसत्व की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि बोधिसत्व की बोधिसत्व वो संबंधित है, किससे संबंधित है, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से। अब देखिए यहाँ पर वैसे जो बोधिसत्व है दोस्तों, ये किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित है, किससे दोस्तों, बौद्ध धर्म से। लेकिन क्वेश्चन ने थोड़ा आपके साथ खेल दिया और बौद्ध धर्म की जो 2 शाखाएं थी, हीन और महायान, उनसे क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर महायान शाखा होगा। कौन सी दोस्तों, महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिए, जो बोधिसत्व है, ठीक है। बोधिसत्व पद्मपाणि आपने जरूर पढ़ा होगा। लेकिन अगर सीधा बोधिसत्व आपसे पूछा जाता तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी बात आप सभी को याद रखनी। उम्मीद है ये बातें क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन, क्या किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय, मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है किस राजा की कहानी। मुद्रा राक्षस के अगर रचनाकार पूछे तो क्या बोलेंगे, विशाखा दत्त इसके थे। कौन से दोस्तों, विशाखा दत्त, नाम क्या हो जाता है दोस्तों, विशाखा दत्त, ठीक है, याद रखें, विशाखा दत्त इनके लेखक थे, किसके, मुद्रा राक्षस से। क्लियर है इतनी बात, उम्मीद है याद रखिए। इसमें जो मौर्य साम्राज्य है उसके बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती है, और जब मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देखने को मिलेगी तो चंद्रगुप्त मौर्य से ये संबंधित थी। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो आप सभी को ये बात रटी होगी, राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ है, और इसमें दोस्तों किसका, कश्मीर का वर्णन मिलता है, ठीक है, याद रखें, किसका दोस्तों, कश्मीर का वर्णन मिलता है, कश्मीर का इतिहास कहा जाता है, ठीक है, कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है, कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है राजतरंगिणी में, ठीक है। पहली बार दोस्तों प्रैक्टिस सेट के रूप में 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। जो लोग मेरे साथ लगातार जुड़े हैं उनको पता होगा मैं ज़्यादा बीच में नहीं बात करता हूँ, मेरा मेन फोकस आपके क्वेश्चन करवाने पर रहता है, क्योंकि 50 क्वेश्चन में चाहता हूँ जितना जल्दी आपके प्रैक्टिस के रूप में हो जाए उतना ही बढ़िया होता है। और इसमें अन्य भी क्वेश्चन में आपको शामिल करता हूँ, जैसे अजंता की गुफाएं कहाँ, इतने आप सभी को रटा होगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इन गुफाओं को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, कब दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि इनको यूनेस्को में कब शामिल किया गया। तो याद रखेंगे दोस्तों, इनको यूनेस्को में अगर पूछा जाता है तो याद रखेंगे यूनेस्को में दोस्तों इनको 1983 में शामिल किया। कब दोस्तों, 1983 में इनको यूनेस्को में शामिल किया गया। अच्छा, किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित। किससे दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखें, किससे दोस्तों, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, महाराष्ट्र में देखने को मिलती हैं। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ये पूछा कितनी गुफाएं हैं, गुफा कितनी है ये भी बताना है, गुफा, तो गुफा कितनी है, तो गुफा पूछी जाती है 29 गुफाएं, कितनी दोस्तों, 29 यानी कि 29 गुफाएं इसमें देखने को मिलती हैं। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बौद्ध धर्म आपको रटा होना चाहिए। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद, जिसे मिन मकला किस भाषा में लिखी, किताबुल हिंद इसे बहुत फेमस रचना है, याद रखें, किताबुल हिंद इसे तहकीके हिंद की भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, तहकीके हिंद भी कहा जाता है। अरबी भाषा में पुस्तक लिखी गई है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। इसमें अलबरूनी जो प्रथम मुस्लिम था जिसने संस्कृत सीखा तथा गीता और पुराणों का अध्ययन किया। अलबरूनी गीता से बहुत प्रभावित था और अलबरूनी ने महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि अलबरूनी भारत किसके साथ आया, तो क्या बोलेंगे, गजनवी के साथ आया था। किसके दोस्तों, गजनवी के साथ आया था, याद रखेंगे, गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था। अब क्वेश्चन ने 1193 के आसपास के क्वेश्चन आपसे पूछ दिया। तो कुतुब मीनार का निर्माण
जो था वो शुरू किसने किया था, तो आप सभी को पता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये किस वंश से था, गुलाम वंश से संबंधित था, याद रखें गुलाम वंश से संबंधित था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। क्वेश्चन आपसे पूछा किसके आदेश के तहत शुरू किया गया था, तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू करवाया था। पूर्ण किसने करवाया, आपको पता होगा पूर्ण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। हालांकि बाद में इसमें फिरोज शाह तुगलक भी जुड़े थे, जो कुछ मीनारें गिर गई तो उनको उसमें संभाला था। ठीक है, क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची, इसका 1193 दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत की 1193 में, 1206 में तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, या सूफी कुतुबुद्दीन बख्तियार की। इसमें देखो ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़, इन्होंने 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया। वैसे इसका निर्माण 1193 में नहीं, क्योंकि 1206 में तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो ऐबक ने सन 1193 में सूफी संत बख्तियार काकी की स्मृति में आरंभ करवाया था। ये जो आरंभ तो 1193 में हो गया था, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा 1192 में था वो युद्ध हुआ था तराइन का, और उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत वो आने लगा था। ठीक है, तो क्योंकि वो जो मोहम्मद गौरी था वो जो भारत से गया तो अपनी सत्ता किसको देकर गया था, इसको देकर गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा आपसे पूछा है, रटा हुआ क्वेश्चन होगा, सासाराम में पड़ता है, आपको पता होगा सासाराम में देखने को मिलता है। कौन, शेरशाह सूरी का मकबरा। किसका, शेरशाह सूरी का मकबरा आपको कहाँ पर मिलता है, सासाराम में देखने को मिलता है, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अहमद शाह अब्दाली भारत के किस एशियाई देश आया था, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश आया था, बोलेंगे 26 का राइट आंसर क्या होगा। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ मकबरे आपको बता देते हैं किसके किसके, कई बार, चलिए अगले स्टेप में बता दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बताइए, अहमद शाह अब्दाली भारत के किस एशियाई देश से संबंधित है। आपको पता होगा जो अहमद शाह ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया, अगर इसका अब्दाली का प्रथम आक्रमण पूछा जाए, भारत पर इसने प्रथम आक्रमण कब किया, तो क्या बताएंगे, तो याद रखेंगे 1748 में। कब दोस्तों, 1748 में इसने पहला आक्रमण किया था, और पंजाब पर। लेकिन याद रखेंगे ये कैसा, ये असफल रहा था। क्या रहा था दोस्तों, ये असफल रहा था। कैसा रहा था, असफल रहा था, ये भी बात आपको याद रखनी है। 1757 में, कब दोस्तों, 1757 में दूसरा दिल्ली पर आक्रमण करता है, और ये क्या था दोस्तों, विजय रहा था 1757 में। कौन, अब्दाली। और 1761 वाला तो आप सभी को रटा होगा, प्लासी का तृतीय युद्ध। ठीक है, तो अब्दाली ने भारत के किस एशियाई देश में आया था, तो ये भी याद रखेंगे। राइट आंसर से अफगानिस्तान सबसे पहले आया था। कब दोस्तों, अफगानिस्तान आया था, याद रखें। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल में स्थित है, अकबर द्वारा निर्मित जो पंचमहल है वो कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। याद रखेंगे ये पिरामिड का आकार है, इसे हवा महल भी कहा जाता है। फतेहपुर सीकरी में इसे पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी को पता है 1498 पहला पुर्तगाली आता है। कौन आता है, वास्को डी गामा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद इसका वासरा आता है 1509 में। क्या दोस्तों, 1509 में इनका एक वासरा आता है जिसे हम लोग गवर्नर जनरल आता है, जिसे अल्बुकर्क के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, अल्बुकर्क। क्या बोलते हैं, अल्बुकर्क बोलते हैं। ठीक है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, इसका पूरा नाम अल्फांसो दी अल्बुकर्क था। क्या था, अल्बुकर्क था, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ये कब आया, 1509 में आया। और 1510 में इसने क्या किया, जो यूसुफ आदिल शाह था, क्या नाम उसका, यूसुफ आदिल शाह, जो वीजापुर का शासक था। जो यूसुफ आदिल शाह था वो कहाँ का, वीजापुर का शासक था। उसने 1510 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कर लिया गया था। याद रखें, यूसुफ आदिल शाह से इसने गोवा छीन लिया था। ये भी बात आप सभी को रटी होनी चाहिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो लखनऊ की देखिए 1857 का विद्रोह कई जगह से हुआ। ठीक है, जैसे तत्ता तोपे की बात करते हैं, इन्होंने कानपुर से मोर्चा संभाला था। कहाँ से दोस्तों, कानपुर से मोर्चा संभाला था। ठीक है, बेगम हजरत महल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि बेगम हजरत महल किस अवध के नवाब की बीबी थी, तो याद रखेंगे इनके जो पति का नाम था वो नवाब वाजिद अली शाह, जो अंतिम नवाब था। कौन था, वाजिद अली शाह था। ये कई बार क्वेश्चन आया, वाजिद अली शाह था। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन और आया है, जो बेगम हजरत महल थी, जब इन्होंने लखनऊ से विद्रोह किया तो इन्होंने अपने एक पुत्र जिसका नाम क्या था, विरजिस कादिर, विरजिस कादिर को गद्दी पर बैठा था। क्या नाम था दोस्तों, विरजिस कादिर। ठीक है, याद रखें, विरजिस कादिर को गद्दी पर बैठा था। थोड़ा अप लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद रखें किसको, विरजिस कादिर को इन्होंने गद्दी पर बैठा था। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए हमारे कुंवर सिंह के बारे में, तो याद रखेंगे आरा बिहार से इन्होंने नेतृत्व किया था। किसने, आरा बिहार से इन्होंने नेतृत्व किया था। किससे, आरा बिहार से इन्होंने नेतृत्व किया था। क्लियर है, चलिए बाकी आपको पता होगा बेगम हजरत ये कुंवर सिंह नाना, और नाना साहब वो भी कानपुर से जुड़े थे। नाना साहब भी यहाँ से कानपुर से जुड़े थे। कौन, नाना साहब, नाना साहब भी कहाँ से जुड़े हुए थे, वो भी कानपुर से। रानी लक्ष्मीबाई झांसी थे, रटा होगा सबको। नेक्स्ट पर चलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी, आप सभी को पता है मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करते हैं 30 दिसंबर। कब दोस्तों, एक मिनट कब हुई थी दोस्तों, 30 दिसंबर
30 दिसंबर 1906 को स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग की, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? तो सलीमुल्लाह के नेतृत्व में हुई थी बांग्लादेश, ढाका में, बांग्लादेश सलीमुल्लाह के नेतृत्व में, याद रखेंगे, ठीक है। 1908 में अमृतसर में इसका तीसरा अधिवेशन हुआ था, याद रखेंगे, और पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये बनेगा कि इन्होंने भाई इनका अधिवेशन भी इनके हुए, इनका तीसरा अधिवेशन जानते हैं कब हुआ? इनका तीसरा अधिवेशन भाई पहला 1906 में, दूसरा 1907 में, और तीसरा इंपॉर्टेंट कब हुआ था? 1908 में इनका तीसरा अधिवेशन हुआ। इसका मुस्लिम लीग का, कांग्रेस का नहीं, मुस्लिम लीग का तीसरा अधिवेशन। ये कौन सा दोस्तों? 1908 में ये थर्ड इनका अधिवेशन था, और ये कहाँ? अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? अमृतसर में। और इसी में इन्होंने क्या किया था? पृथक निर्वाचन की मांग की, पृथक निर्वाचन की बात रखी थी। मतलब मांग किससे करेंगे? पृथक निर्वाचन की क्या की? मंडल की मांग की थी कि पृथक निर्वाचक होना चाहिए। और जिससे 1909 में क्या हुआ? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार रटा होगा। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आता है, और इसमें क्या किया गया? स्वीकार किया गया था। क्या किया गया दोस्तों? स्वीकार किया गया था। रटा है? नहीं, बिल्कुल रटा होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों को सृजन की पहल की थी? आप सभी को क्वेश्चन पता होना चाहिए। वर्ष 1970 में जो मेयो आया था, मेयो ने क्या किया? एक प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? लॉर्ड रिपन ने, कब दोस्तों? 1882 में लॉर्ड रिपन ने क्या किया? 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय जो संस्थाएं जिसे हम लोग पंचायती राज के रूप में जानते हैं उसका गठन किया था, ठीक है। तो इसमें थोड़ा इन्होंने स्थानीय सरकारी निकाय के रूप में कर दिया। वैसे पंचायती राज अगर आप से पूछ लें, अगर मैं आपसे पंचायती राज के बारे में पूछूँ, आप सटाक से बताएंगे कि लॉर्ड रिपन इससे संबंधित 1882 में आया था, ठीक है। 1882 में इसकी बात की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा, खाद्य पदार्थों, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं और उनके अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने पर देश कहा जाता है, उन्हें क्या बोला जाता है? तो याद रखिए, उन्हें उपभोग वस्तुएं बोला है। क्या बोलते हैं? उन्हें उपभोग वस्तुएं बोलते हैं। सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 33 देखिए, कि रहा भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, यानी कि जो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम था, किस पंचवर्षीय योजना के अवधि में लाया गया, ठीक है। तो इसके ऑप्शन में आगे दिखा देता हूँ आपको। ये रहे इसके ऑप्शन। आपसे पूछा गया किस पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया, तो ये 1973-74 की बात है। कब दोस्तों? 1973-74 में लाया गया था। 1973-74 में लाया गया था, याद रखेंगे। ये दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी दोस्तों? चौथी पंचवर्षीय योजना थी, याद रखेंगे। देखो, 1950 में योजना आयोग की स्थापना होती है। 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना, 56 से 61 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। फिर उसके ऐसे ही चलती ना चौथी पंचवर्षीय योजना 1973 से 74 में, जो मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल के बीच में ही क्या किया गया? 1973-74 में आपको सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम लाया गया था, ठीक है। इसमें क्या किया गया? जो ग्रामीण स्तर पर सिंचाई कार्यक्रम थे उनको बेहतर किया गया, और जो भूमि विकास कार्यक्रम था उन पर बेहतरीन और पकड़ लिखी गई थी। बाद में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति और निगरानी करता है? धन की आपूर्ति और निगरानी करता है कौन सा संगठन? तो आप सभी को पता होगा, भारतीय रिजर्व बैंक करता है, जिसे RBI के रूप में हम लोग जानते हैं। 1 अप्रैल 1935 को बैंकिंग अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। और 1949 में इसका क्या हुआ था? केंद्रीकरण हुआ था। ये भी बात आपको सभी को पता होगा। 1935 में स्थापना हुई थी, रटा होगा आप सभी को। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में वस्तु और सेवा GST के अधीन आने वाली 4 दरें कौन कौन सी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन कौन सी दोस्तों 4 दरें आती हैं? 1 जुलाई, क्या बोलेंगे? 1 जुलाई 2017 को ये कार्यक्रम लाया गया था GST का, और कौन सा? 101वां संविधान संशोधन के तहत। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 101वें संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था भारत में लागू की गई थी, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 5%, 12%, 18% और 28%, 4 प्रकार की GST हमें देखने को मिलती है, ठीक है। 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र में संपदा योजना शुरू की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संपदा योजना की बात करते हैं। ये दोस्तों 2017 में शुरुआत की गई। 2017 में ये संपदा योजना लाई जाती है, और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो आधुनिकीकरण करना था। मतलब किसी आधुनिकीकरण, जो खाद्य प्रसंस्करण होते हैं, जैसे कोई वस्तु खराब ना हो, खाद्य प्रसंस्करण पर इस पर ज़्यादा फोकस किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जवाहर रोजगार योजना। ये दोस्तों इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होते हैं, और इसमें योजनाएं बहुत पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। आप प्रीवियस क्वेश्चन मेरे साथ कर रहे होंगे तो एक क्वेश्चन योजना का मिल जाता है आपको कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसीलिए जो प्रैक्टिस मैं बना रहा हूँ वो इसी तरीके से ला रहा हूँ प्रैक्टिस। क्वेश्चन पूछा, जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ? आप क्वेश्चन बताइए। जवाहर रोजगार योजना आपसे पूछ लिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहर रोजगार योजना। हाँ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? जवाहर रोजगार योजना की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1989 में योजना शुरू की गई थी, याद रखेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी के नीचे रहने वाले जो 90 से 100 दिनों का रोजगार उनको उपलब्ध कराने की बात की गई, जो गरीबी रेखा के नीचे है, और बाद में इसे यही मनरेगा के रूप में आपको जानने को मिलता है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा। तो नमामि गंगे परियोजना की बात करता है जुलाई 2014 में शुरू की। कब दोस्तों? जुलाई 2014 में इस योजना को शुरू किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं।
कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? 39 का राइट आंसर बी होगा। हर 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है, ये भी बात आपको पता है। वो 4 स्थल कौन कौन से हैं? पहला आपका हरिद्वार हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका प्रयागराज, जिसे यूपी में प्रयागराज आपका हो जाएगा, इलाहाबाद बोल सकते हैं आपका। फिर आपका उज्जैन हो जाएगा, जो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, और नासिक महाराष्ट्र में, ठीक है। ये 4 आपको देखने को मिलते हैं। आयोजन कुंभ मेले का 12 वर्ष में होता है। भारतनाट्यम की उत्पत्ति आपसे पूछा, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य में से एक है, याद रखेंगे। इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में, वर्तमान में भी तमिलनाडु में ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस संगीत वाद्यंत्र के कीबोर्ड होता है? इनमें से किस संगीत वाद्यंत्र में कीबोर्ड होता है, बताएंगे। कीबोर्ड अगर पूछा तो हारमोनियम एक संगीत वाद्यंत्र होता है, हारमोनियम, जिसमें क्या होता है? कीबोर्ड होता है। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई? अब डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखेंगे द लाइफ ट्री, क्या बोलते हैं? द लाइफ ट्री जो है वो इनके द्वारा लिखी गई, याद रखेंगे, ठीक है। कई इनकी इंडिया 2020 मतलब 2020, ये भी आपके इनके द्वारा लिखी गई। विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, ये सभी इनकी पुस्तकें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल किस चीज़ का आविष्कार किया था? इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, आप सभी को पता है। किसका? डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसका दोस्तों? डायनामाइट का आविष्कार किया था, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ? अगर यूनिसेफ की स्थापना की बात करते हैं तो याद रखें, इसे संयुक्त राष्ट्र बालकोष बोलते हैं हिंदी में। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। कब? 1946 में। 1946 में अगर पूछा है तो कब? दिसंबर 1940 में। दिसंबर 1940 में इसकी स्थापना की गई थी यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है। तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, फिर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आप सभी को पता होगा, राकेश शर्मा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आपके इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अशोक चक्र भी इनको दिया गया। रॉ का पूर्ण अर्थ क्या होता है? रॉ का पूरा अर्थ क्या होता है? रॉ, इसे रिसर्च एंड एनालिटिक विंग होता है। रिसर्च एंड एनालिटिक विंग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। क्लियर है? उम्मीद है सभी को पता होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है? सीपीयू बोलते हैं, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये किसका मतलब इसमें से किसका भाग होता है? जो मेमोरी रजिस्टर होता है इसका भाग होता है, ठीक है। सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक डेस्क कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र होता है। जो सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है? तो पिक्सल जो होता है, पिक्सल शब्द जो होता है वो क्या होता है? सबसे छोटा होता है, याद रखेंगे। क्लियर है? और नेक्स्ट पर चलते हैं। कह रहा है नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। टोकन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टोकन, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस तरह की फाइल में PNG एक्सटेंशन होता है? किस तरह की फाइल में PNG एक्सटेंशन होता है? क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इमेज जो फाइल होती है इनमें क्या होता है? PNG एक्सटेंशन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने 50 क्वेश्चन किए। इसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर नहीं है, साइंस, और हमने कंप्यूटर के भी क्वेश्चन डाले हैं, ताकि हो सकता है आपकी बार आपके, क्योंकि कई जो क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर के इस वक्त चल रहा है, ठीक है। तो शायद प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत कम क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के थे, लेकिन मैंने 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर के डाले हैं ताकि आपको बेहतरीन कंटेंट मिल सके, ठीक है। उम्मीद आप सभी को पसंद आया होगा। ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन कितने हुए 50 में से आप जरूर बताएं। अगर आपने नहीं गिने हैं तो एक आइडिया जरूर बताएं कि हाँ लगभग आपने इतना स्कोर किया, और आने वाले समय में और आप इंप्रूव करना चाहेंगे तो मैं लगातार आपको जो प्रैक्टिस सेट है वो करवाता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।